भीड़ का शोर और जाट का जोर कभी किसी के काबू में नहीं आता। और कुछ ऐसा ही माहौल है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है संग्राम सिंह, एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। हमने अपने बचपन में देखा था इनको लड़ते हुए, तमाम कुश्ती इवेंट्स को जीतते हुए, भारत का झंडा फहराते हुए, लहराते हुए। लेकिन एक बार फिर रेसलिंग मैट पर, अब तो अखाड़े में नहीं होती, अब मैट पर जो है वापसी हो गई है। किस तरह से, कैसा लग रहा है ये माहौल संग्राम जी? मैं ये सच बताऊं तो भाई क्या है कि मेरा ये मानना है कि जहां से मैंने शुरुआत किया, एक छोटे से गांव से, हरियाणा में रोहतक जिले मेरा गांव पड़ता है मदीना। तो वहां पे उस टाइम क्या होता था कि बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं, जहां से हम आते हैं सभी। तो क्रिकेट का बैट खरीदता आता था 30 40 50 रुपए का, उतने पैसे होते नहीं थे। बैडमिंटन टेनिस तब वहां था नहीं, तो लंगोट आता था कभी 5 रुपया, कभी 7 रुपया, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, या 9 से मिल गया, और कुछ था नहीं। और एक बार मैंने वहां पे मिट्टी कुश्ती पहलवानों को लड़ते हुए देखा, किसी को घी मिल रहा, किसी को दूध मिल रहा, गांव में दंगल था ऐसे, किसी को पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं एक पहलवान होता। तो वो, और मैं थोड़ा बीमार रहता था बचपन में, तो वहां से वो जर्नी, क्योंकि एक रेसलर की काफी इज्जत है अपने नॉर्थ साइड में, जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है खासकर रेसलर है, तो जर्नी वहां से शुरुआत हुई। मैं तो एक पहले अखाड़े से, वहां से मिट्टी के अखाड़े से शुरुआत किया, और उस शुरुआत ने, उस कुश्ती ने मौका मिला आगे आने का, मौका मिला एमेच्योर रेसलिंग में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। फिर तब इतना कुछ होता था, फिर मौका मिला प्रोफेशनल में आने का। मुझे हर तरह की कुश्ती करने का मौका मिला, तो जहां जाओ परमात्मा मौका देता रहा, मैं आगे चलता रहा, कोशिश करता रहा। और उसी का वो है कि अब मेरा मानना है कि अब जो रेसलिंग करूंगा ना, मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं इस स्पोर्ट्स को वापस देने के लिए रेसलिंग कर रहा हूँ। कि ढेर सारे, मान लो जब हम कुछ नई चीज करते हैं ना, तो 50 इंसान आपके लिए कुछ बोलते हैं कि भैया ये कोई एज थोड़ी है, ये थोड़ी है, दूसरा थोड़ी है। ट्रोल भी आपको करते हैं जी, ट्रोल भी करते हैं, आपको बोलते हैं जी कि मगर 38 39 40 के करीब पहुंच गए आप। हालांकि एक पुरुष के बारे में कहा जाता है कि कभी वो बूढ़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अब वो ऊर्जा नहीं होती है। 40 के करीब आते हैं आप तो। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखो सारी ऊर्जा है ना, देखो चाहे कोई बीमारी है या ताकत है, हर चीज आपके माइंड में होती है जी। तो हालांकि ये जिससे ज्यादा भी हो सकती है। जब हम पैदा हुए ना, तब डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती थी, तो गूगल पे किसी ने लिख दिया, वहां किसी ने लिख दिया, स्कूल में कुछ लिख दिया। आज भी मैं मेरी माता जी से जन्मदिन पूछता हूँ, पता क्या बोलते हैं कि बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, शाम का टाइम था। मतलब समझ रहे। और मेरे साथ वाले का इंसान दिखाती है जो कहती है इसकी लड़की शादी देख तेरे साथ पढ़ता था, ये शर्म आनी चाहिए तुझे। तो मैं बोलता हूँ शर्म तो इनको आनी चाहिए, इतनी जल्दी शादी कर ली। तो क्या होता है कि अब 40 है, 38 है, 45 है, वो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता कि आप में जज्बा कितना, जोश कितना है। दूसरा पता है क्या, कि मैं अब रेसलिंग करूंगा ना, 50 तो भले ही बोले कि भैया ये कोई उम्र है, ये थोड़ी है, ये सब है, मगर लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर हो गए कि भैया मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। और मेन रीजन वही है कि हम उनको किस तरह से जी इंस्पायर कर पाए। अच्छा, आप इससे पहले भी लगातार आप इवेंट करते रहे, हमने देखा। आपने फिर करियर आपका जो है मूव हुआ एक्टिंग की तरफ। आपने तमाम शो किए, बिग बॉस में भी आए और पिक्चरों में भी काम किया। अभी मेरी फिल्म भी आ रही है। उसको फिल्म का नाम भी बता दीजिए। उड़ान। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसमें क्या, किस तरह का रोल है आपका? इसमें भी मैं एक एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जो 22-23 साल का लड़का है, और वो अपनी जिंदगी में कैसे ओवरकम करता है। बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। और मैंने पहली बार नॉर्थ के उधर शूट किया, क्योंकि हमारे सीएम साहब बोलते थे कि भैया आप यूथ के लिए कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जैसे गाने चल, तो ये बहुत इंस्पायरिंग एक फिल्म है। तो मैंने कहा ये करो। तो अभी फिर मैंने ढेर सारे वहां पे मोटिवेशन गाने भी किए। तो मेरा ही मानना है कि जो चीज हो ना, करो, वही तो है। एनर्जी बहुत है, मतलब 24 घंटे मुश्किल से मैं 5-5.5 घंटे सोता हूँ और लगा ही रहता हूँ। प्योर शुद्ध शाकाहारी हूँ, ढेर सारा वर्कआउट करता हूँ। 2 ही काम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ या काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। तो लगे रहो और सीख रहे हैं। कहते हैं ना कि वो ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता, यहाँ गलतियां करते हैं,
सीखते हैं, वहां गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर आगे चलते रहते हैं। बिल्कुल। आप क्रिकेटर भले ही नहीं बने आप, लेकिन फिल्म में क्रिकेटर बने आप, वहां पर आपने रोल किया, और क्या बढ़िया रोल किया आपने। अब पता है क्या है कि ये मैं तो कहूंगा, देखो इंटरटेनमेंट बहुत खूबसूरत लाइन है, गलत नहीं है कि इसमें आप सारे किरदार जी सकते हो, कि आप उसमें वकील ही बन सकते हैं, डॉक्टर ही बन सकते हैं। अब आजकल मैं हंसता हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फिर आया, हालांकि मैंने एमए किया बाद में, और मैं ऐसा स्टूडेंट था जो 33% नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, घर वाले पीटते थे। तो आजकल मैं आईआईटी जाता हूँ, आईएम जाता हूँ, हार्वर्ड तक जाता हूँ, तो लाइक स्पीच देता हूँ कि भैया हाउ टू लिव लाइफ या समथिंग। विदेशों में आपको कई बार सम्मानित भी किया गया। जी, तो मैं ना पहले हंसता हूँ, मैं वहां पे जाता हूँ, लबासना नहीं, जहाँ पे अपने आईएएस आईपीएस आईआरएस ट्रेनिंग करते हैं, उनको ही बताता हूँ कि आप कैसे फिट रहो, देश ऐसे चलाओ। तो मतलब अब मैं वो सोचता हूँ कि भैया जो परमात्मा जो लेके जा रहा है ना, मालिक जहाँ पे मैंने कहा चलते रहो। और मेरा एक ही काम रहता है, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, कि सकारात्मक चीजें सोचो, पॉजिटिव चीजें सोचो ना। कोई मैं ऐसा इंडोर्स करता कि कोल्ड ड्रिंक है या तंबाकू है, गुटखा है, ये मुझे ढेर सारे ऑफर आए तो मेरे अकाउंट में कुछ होता नहीं था। तब भी मैं वही चीज करता हूँ जो यूथ के लिए अच्छा है, जो अपने समाज के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है, वही करने की कोशिश करता हूँ। कुश्ती की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि आप नाम भी आ गया, मंच भी अब सज चुका है, तो उसकी तैयारी भी तो प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। आप यकीन करेंगे, मैं 365 दिन वर्कआउट करता हूँ साल में, 7 डेज। तो अभी जब रेसलिंग का जब 1 मंथ रह जाएगा ना, फिर मैं मैट पे आ जाऊंगा, मतलब नॉन स्टॉप मैट पे प्रैक्टिस करूंगा। और पहले कुश्ती खेलता था तब थोड़ा सा भय होता था, जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा, क्या कुछ होगा। अब मैं कुश्ती खेलता हूँ पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, भले आप हारो जीतो, मगर जैसे ओलंपिक में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, यहाँ पे 3-3 मिनट के 6 राउंड है। 6 राउंड और हाँ है स्टाइल सेम। तो मैट पे तो क्या है कि तभी आपका व्यूअर है, तभी वो टिकट खरीद के आएगा, तभी पब्लिक को मजा आएगा, तभी ब्रॉडकास्टर है उसको थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि 3-3 मिनट के दौरान उनको पता नहीं चलता था कौन जीता कौन हारा क्या कुछ है। मेरा ये मानना है कुश्ती भले कोई हारे जीते, स्कोर कम से कम 15, 20, 25 पॉइंट होना चाहिए ताकि पब्लिक को मजा आए। और रोमांच हो। मैं भी अब रिजल्ट के लिए तो मैं कहीं पे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करता। जो मैं काम कर रहा हूँ ना, चाहे भले ही सक्सेस हो या नहीं हो, मैं उस प्रोसेस का मजा लेता हूँ आजकल, कि भैया वो लेते चलो, वो आगे बढ़ो। तो उसके लिए फुल तैयारी। और अच्छी बात है कि मैं यहाँ से ज्यादा तैयार हूँ। जी बिल्कुल। शरीर का तो यही है कि यहाँ से तैयार। और ये अच्छी बात है कि जो भी कुश्ती हो रही है, इसमें वन ऑफ द वर्ल्ड के रिनाउंड रेसलर सारे पार्ट ले रहे हैं, जिसमें फीमेल भी हैं, जो वो रेसलर हैं जो ओलंपियन हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते हैं, किसी ने ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो इंडिया से सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब रेसलर बाहर से हैं, मेल हैं फीमेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा सा, चूंकि आप हर मुद्दे पर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं और साफ पाक तरीके से बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई बात घुमाई हो। एशियन गेम्स हुआ था, उसमें रेसलिंग का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, उम्मीद के मुताबिक नहीं था। आप सभी को आप जानते हैं कि कई ऐसे रेसलर भी थे जिन्हें हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे लेकिन नहीं जीते। क्या वजह थी? क्या जो कंट्रोवर्सी थी उनका संगठन के साथ में, वो शरण के साथ में, वो वजह थी या कुछ और? आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि वैसे तो हमने एशियन गेम्स में 8 मेडल जीते हैं, 7 से 8 जो सबसे ज्यादा हैं। मगर क्या था कि जो उम्मीद थी, कई बार जैसे गोल्ड मेडल जीते, जैसे कई की रेसलर थे हमारे जो नहीं जीत पाए, इवन 1-2 का मेडल नहीं आ पाया। कई बार क्या होता है कि कई बार दिन आपका होता है, कई बार दिन आपका नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, जैसे मेरा आपसे वाद विवाद हो गया तो मेरे माइंड में मेरे उसमें वो चीज चलती रहती है, वो खुल के नहीं हो पाता, क्योंकि इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल चुपचाप रहा, मैं देखता रहा। क्योंकि वो सब मैं ब्रजभूषण जी को भी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था, उनका स्पीकर था। और ये बजरंग, साक्षी, विनेश, ये सारे छोटे बहन भाई थे, मतलब जो मेरे सामने मतलब आए, जिन्होंने ऐसी रेसलिंग की शुरुआत की जब हम एक्टिव थे ज्यादा। तो मैं चुप था, मैं हर रोज देखता था, मेरा दिल दुखता था कि भैया चाहे किसी का भी हो, मान लो किसी साइड से भी जो भी गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो गलत। तो कोशिश करने की सोचता भी था। फिर मैंने सोचा कि भैया देखो, मैं किसी पोस्ट पे तो हूं नहीं कि
ना मैं सरकार में किसी पोस्ट पे हूँ, ना मैं फेडरेशन में किसी पोस्ट पे हूँ, ना मैं और किसी पे हूँ। तो मैं तो जब भी किसी जिसको मिलता हूँ मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या एक ये रेसलिंग एक्चुअली जेंटलमैन वाला खेल है, कि वो हम सब के हाथ, क्योंकि एक कुश्ती ऐसा खेल है जिसमें कोई सिखाने के पैसे नहीं लेता। बाकी कोई भी खेल होगा उसमें सिखाने के पैसे देंगे, कोई सीनियर होगा उसके पैर छुएंगे, उससे दुआ सलाम नमस्ते ऐसे करेंगे। तो मैं इस पूरे प्रोसेस में आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे हर रोज कम से कम 80 से 100 मिस्ड कॉल आती थी, जिसमें मीडिया की भी होती थी, बाकी भी होती थी, सब होता था। तो मैं चुपचाप उस दौरान मैंने ना कहीं ट्रैवल किया ज्यादा, ना बाकी चीजें की, और मैं देखता रहा। और हर रोज है ना, मैं जब शाम को सोता था ना तो मैं ऐसा लगता था कि भैया ये सारी चीजें है ना, मतलब इनसे मैं हाथ हो रहा हूँ, ये सब चल रहा है, भले ही किसी की गलती है, किसी का कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता था कि भैया ये चीजें जो हो रही है ना वो होनी नहीं चाहिए, गलत है किसी के भी उससे। तो नो डाउट जब भी कोई ऐसी चीज होती है, कोई भी नेगेटिविटी होती है किसी के लिए, वो फर्क तो पड़ता है। मगर क्या है कि अब हमारा देश, इंडिया, भारत इतना आगे निकल चुका है कि एस्पायरिंग बच्चे हैं ना, एक दूसरे का स्थान लेने के लिए खड़े हैं। मतलब एक वेट में अब ऐसे बच्चे हैं, चार रेसलर ऐसे हैं, चाहे मेल है या फीमेल हैं, वो उसको हरा सकते हैं जो टॉप रेसलर है। मतलब ऐसे हैं बच्चे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल एक वेट कैटेगरी में कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी मैट पर आप उतार दीजिए, किसी भी खिलाफ बिल्कुल। और कई तो ऐसे हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा है, जो मतलब जो गांव में है, चाहे आप उत्तर प्रदेश कह लीजिए, आप हरियाणा कह लीजिए, एमपी कह लीजिए, महाराष्ट्र कह लीजिए, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको जो स्टेट नहीं खेले हैं, मगर वो उनमें इतनी क्षमता है कि वो जो करंट चैंपियन है उनको गिरा सकते हैं। बिल्कुल। वो तो वही है। अच्छा, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, दिल्ली पुलिस तक आते हैं। फिर जो है आप तो फिलहाल मुंबई, आप एक तरीके से देखा जाए तो सेटल हो गए हैं, माया नगरी है। और तब के संग्राम सिंह में और अब के संग्राम सिंह में क्या बदलाव आया? क्योंकि मैं तो लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते, मुझे उस तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन आप खुद महसूस करते होंगे। देखो, मैं जहां से आया हूँ, मेरा एक अप्रोच बहुत सिंपल रहता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब मैं दिल्ली पुलिस में था तो मुझे लगता था मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, भले ही होता है। और वो अमनदीप शुक्ला, वो पहले इंसान होते थे, तब से हमारी दोस्ती थी। उसने बोला तब, क्यों क्या था, दिल्ली पुलिस में जनरल कैटेगरी से भर्ती हुआ था। फिर मेरे मेडल आ गए, जैसे 13 साल बाद दिल्ली पुलिस के लिए ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीता, फिर सीनियर नेशनल में मेडल जीता, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहा था, सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो मेरी प्रमोशन की फाइल चलती रुक जाती, प्रमोशन की फाइल चलती, फिर कोई ऐसा कांड हो जाता कि भैया टाइम पे नहीं पहुंचे, सस्पेंड हो गए, या बाकी चीज नहीं हुई, ये हो गया। तो वो चीजें चल रही थी। कुछ अधिकारी होते थे, जब जैसे अभी दीपेंद्र पाठक जी हैं, उन्होंने मुझे बड़ा मदद किया, ये अभी स्पेशल कमिश्नर है जो दीपक मिश्रा जी होते थे, और कई थे। मगर वो मैं देखता हूँ कि दिल्ली पुलिस एक्चुअली ये था कि जब मैं गांव से आया तो मुझे समझ नहीं था कि क्या जूनियर है, क्या सीनियर है, क्या कैडेट है, क्या कुछ है। तो दिल्ली पुलिस में आके मैं एक्चुअली मेरी रेसलिंग का जो इंडिया खेलने का, नेशनल में मेडल जीतने का, या ये नेशनल कैंप करने का, वो दिल्ली पुलिस से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तब मुझे समझ में आया कि क्या है। फिर वहां पे ऐसा होता था, जो अधिकारी खास होते थे उनकी वो फ्री रहते थे। मैं स्पोर्ट्स करता था, मैं गेट पे ड्यूटी लगा दिया, यहाँ पे ड्यूटी लगा दिया, वो कर दिया, तो सारी चीज देखता था मैं। डीसीपी से मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो आज मैं जब लबासना जाता हूँ ना, तो मैं उस आई कार्ड को आज भी रखता हूँ, जो पहले भर्ती हुआ था नॉर्मली। तो मैं वो देखता हूँ, फिर मैं हंसता हूँ, फिर ऊपर वाली देखता हूँ, फिर मैं जाता हूँ उसके अंदर कि भैया बताने के लिए कि ये चीज है। बाकी दिल्ली पुलिस से मैंने बहुत सीखा, और पुलिस की जॉब है ना बहुत थैंकलेस जॉब है, इसलिए मैं हर काम का पालन करने की कोशिश करता हूँ कि भैया क्या है कि जैसे रेड लाइट होगी तो सुबह 4 बजे में खड़ा रहूंगा। कई बार जाने अनजाने में क्या होता है कि हम किसी लीगल उसमें या इसमें कई बार ट्रैप हो जाते हैं, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि हर रूल को फॉलो करूँ। और दिल्ली पुलिस है ना, एक बहुत लर्निंग पीरियड था इससे लेके, तब तक मुझे पता नहीं होता था कि भाई क्या मीडिया। एक बार मुझे अब मैं बताऊंगा इंसिडेंट, आप बहुत हंसोगे। एक साउथ अफ्रीका में एक टूर्नामेंट था, मैं फर्स्ट आ गया, और के पॉल साहब कमिश्नर थे उस टाइम पे। के पॉल साहब ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, सारी चीजें की, और आगे कुछ बात हो गई, अपना नंबर दिया। तो एक बार एक डीसीपी से मेरी बात हो गई कोई एयरपोर्ट पे, मैं उसको कह रहा मैं दिल्ली पुलिस में, भैया आप ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहे हैं।
तो बोला ये दिखाइए दिखाई, मैं पुलिस साहब को फोन कर रहा हूँ, मतलब हार्डकोर पहलवान, देखिए ये डीसीपी कह रहा है अपने आप को, मुझे कह रहा है, मतलब समझ रहे हो, जो गांव से जो बच्चा आता है। तो एक बार किरण बेदी मैम होती थी, तो उन्होंने पूछा, मैंने उनके पास ट्रेनिंग करने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला था, तो फिर उनको पता चला कि भैया एक यहाँ से मेरे यहाँ से ट्रेनिंग किया हुआ लड़का इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा है, ये सब कर रहा है। तो उसने बोला कि आप आओ और आके मैं आपको इंस्पेक्टर का वो दूंगी, आप तो डिजर्व करते हो बेटा ये सारी चीजें। तो मैंने सोचा कमिश्नर बनेंगे, तो मैं वो टूर्नामेंट खेल के आया, फिर पता चला कि डडवाल साहब कमिश्नर बन गए, तो किरण बेदी मैम कमिश्नर बना नहीं, और उसके 3 दिन बाद में सस्पेंड किया था, पता नहीं किस कारण से हुआ था। तो वो सारे इंसिडेंट ऐसे रहते थे कि चलो ठीक है, बाकी उससे बहुत लर्निंग पीरियड था। अब मैं वो बातें सोचता हूँ, हंसता हूँ, अगर वो नहीं होता तो ये होता, अगर मैं उस टाइम इंस्पेक्टर बन जाता तो शायद मैं यहीं पे एसीपी बन के रहता है, ऐसे नॉर्मली यही मतलब आगे जा पाता है उस हिसाब से। बाकी जॉब भी सही है, जॉब भी ये नहीं है कि भाई कोई भी काम छोटा काम नहीं है। बाकी दिल्ली पुलिस का जो प्रोसेस था ना, अब मैं आधे से ज्यादा मैं जैसे पुलिस हेडक्वार्टर जाता हूँ, फिर एक टाइम ऐसा आया, एक टाइम दिल्ली पुलिस में सस्पेंड रहता था, कोई पूछता नहीं था, ये सारी चीजें थी। फिर टाइम ऐसा आया कि दिल्ली पुलिस का चेहरा बनने के लिए मुझे बोला, उस टाइम में बिजी था। तो वो उसका वो है, मेरा ही मानना है कि आप मेहनत करते रहो। मैं एक बात सोचता हूँ हमेशा कि जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास है ना पागलों को रचता है। जो समझदार होते हैं बैठ के पढ़ते हैं कि भाई ये था ये कर दिया, ये था ये कर दिया। अब कहीं जैसे एक टाइम था जब मैं सुशील योगेश्वर आगे गए थे, हम छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते थे, मैं दिल्ली पुलिस अखाड़े जाता था, मैं ग्रीको रोमन खेलता था, मुझे पता नहीं होता ग्रीको रोमन क्या है, फ्री स्टाइल क्या है, इसलिए खेलते थे। तो पहली बार जब मैं अखाड़े में आया तो मुझे याद है सुशील ने किसने बोला कि भाई ताकतवर बनना तो पेड़ों के हाथ मारा करो, ऐसे पेड़ के इन सब के। मैं एक्चुअली पेड़ों के हाथ मारता था, वो हाथ फट जाते, सारे पहलवान ऐसे मजाक करते, हाँ ताकत आ रही है। तो फिर सीनियर नेशनल आया ना, जिसके हाथ मार रहा वही गिर रहा, तो फिर ये बोले यार हमने तो ऐसे मजाक में बोला था, आपने सीरियस ले लिया इसको। तो वो सारे इंसिडेंट देख के फिर मैंने एक बात देखी कि मैं जैसा, अब मैं मुंबई भले ही रहता हूँ, भले ही मुझे मौका मिलता है बाहर जाने का, भले ही मौका मिला शो करने का, फिल्म करने का, या स्पोर्ट्स करने का, या कुछ भी ब्रांड के साथ जुड़ने का, मैं सोचता हूँ एक बच्चा गाँव में जब किसी की साइकिल होती थी, कोई दोस्त किराए पे साइकिल ले लेता, किसी की होती है, अगर उस साइकिल पे मैं बैठ जाता तो सोचता दुनिया मेरी है। अगर वो बच्चा मेरा मर गया ना, तो फिर मेरा कोई रेसलिंग करना या फिल्म करना या कुछ भी करना वो सब खराब है। तो उस बच्चे को जिंदा रखो, मैं वही रखता हूँ। मेरे लिए जो सफाई कर्मचारी है उसकी भी उतनी इज्जत है, रिक्शा चालक की भी उतनी है, अधिकारी की भी उतनी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की उतनी है कि भाई सब अपना काम कर रहे हैं। हम सब अपना काम करेंगे तभी देश बन रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, केडी जाधव पर बनी फिल्म में भी आपने रोल किया, क्रिकेटर भी बन गए। अब ऐसी कौन सी फिल्म है या कौन सा कैरेक्टर है जिसको आप निभाना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, वो स्पोर्ट्स से, खासतौर पे अगर बायोपिक में बात करूं किसी की? केडी जाधव साहब की फिल्म हो नहीं पाई, श्याम बेनेगल साहब बना रहे थे उसमें, उसके लिए मैंने वेट कम किया, मैंने उसके राइट्स खरीदे थे, तो किसी कारण से वो फिल्म रुक गई। उस पर बहुत मेहनत की मैंने। केडी जाधव साहब लेजेंड थे, उन्होंने हमारे लिए देश के लिए ओलंपिक में पहला पदक जीता, पहला में। तो 3 साल मैंने उनकी जिंदगी जीने में लगा दी। इतने उनके बारे में, उनकी फैमिली नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। क्या वो करते थे, कहाँ उठते थे, क्या क्या उनकी लाइफ थी, क्या कुछ था। तो वो फिल्म रुकी, तो और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था कि आप दूसरा काम नहीं करेंगे। तो मैंने अपने 2 पैसे खर्च किए, सारी चीजें फिर रुकी ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा। फिर मैंने कहा चलो यार, श्याम बेनेगल साहब जैसे लेजेंड से सीख लिया और थोड़े फिट हो गए, इतना सब कुछ हुआ, तो वो फिल्म रुक गई। फिर अब मैंने उसके राइट्स है ना नागराज मंजुले जी को दिए। नागराज मंजुले जी अभी केडी जाधव पे मराठी फिल्म बना रहे हैं, तो भी मैं मिलके भी रिसेंट मिला था। मेरा मानना है कि मैं ना कोई काम पैसे के लिए करता हूँ, ना किसी चीज के लिए, मैं हर काम पैशन के लिए करता हूँ, कि मैं किसी भी तरीके से किसी को इंस्पायर करूँ, ये सब करूँ। और कई चीजें रुक जाती, कई चीजें हो जाती हैं। अभी शुरुआत है, जो एक्चुअली पहले मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग क्या है, सारी चीजें क्या है, सब मजाक मस्ती में करते थे। रियलिटी शो में जाना, यानी बिग बॉस, मैंने आज तक अपना नहीं देखा कि बिग बॉस में गया, फाइनलिस्ट बना। मैंने इंडिया के सारे शो किए, डांस के शो किए, डांस की एबीसीडी नहीं आती तब, बारात में डांस नहीं कर सकता आप गए थे जी। अब डिफरेंट एक शो कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने मुझे झलक के लिए फोन किया, जो चैनल का एड था, तो मैं उसको हंस रहा था। मैंने कहा मैं कहाँ डांसर हूँ इतना,
बोला भाई साहब आप जैसे आएंगे तभी तो एंटरटेनमेंट होगा ना, डांसर को कौन देखता है। तो मैंने कहा समझ रहे हो ना, तो वो फिर ये रेसलिंग में इसमें हम बिजी था। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊंगा, अब मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, मैं एरोबिक्स करता हूँ, मैं जिम्नास्टिक कर लेता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि पहले करता था मैं रोजी रोटी खाने के लिए, कि एक शो में जाता था तो उससे मुझे रियलिटी शो से एक अच्छे 2 पैसे आते थे। पहले फिल्म भी ऐसे ही करता था कि 2 पैसे आगे के भैया उसे सर्वाइव हो जाए, क्योंकि जब मैं खेलता था तब एमेच्योर स्पोर्ट्स में पैसा था नहीं। वीजा फीस भी हम ऐसे सुबह से शाम तक हम इंडिया के ना जाते आधी तो ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि मेडल तो आना नहीं, जाए कुछ खर्चा ही होता था, फेडरेशन ऐसे ही चलती थी। अब आजकल तो जो स्पोर्ट्स पर्सन एक मेडल जीत जाता है तो वो कम से कम 100 करोड़ का इंसान हो जाता है, जॉब अलग मिल जाती है, सारी चीजें अलग मिल जाती हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब इन बच्चों को कोई कमी नहीं है। मैंने तो मजबूरी में मुझे प्रोफेशनल रेसलिंग में आना पड़ा, मजबूरी में सारी चीज करनी पड़ी, मगर वो उसकी मेहनत थी, वो मैं आ रहा हूँ तो सारी चीजें हो रही है। अब सोशल मीडिया पे मुझे पता चला कि मैं नॉन क्रिकेट वालों में वन ऑफ द सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाला सेलिब्रिटी एथलीट हूँ, किसी ने मुझे बताया। तो मेरा भी यही है कि भाई किस तरीके से हम इंस्पायर करें यूथ को, किस तरीके से वो करें, यही एक मोटिव रहता है। और जो रेसलिंग कर रहा हूँ तो ये ढेर सारे यूथ को, ये WPWH यानी वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब, ये ढेर सारे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देगा। इसके पहले बाहर मैच करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो उस हिसाब से ये है। बिल्कुल, देखिए एज अ रेसलर तो आपको बाहर से लोग रिव्यू करते रहे होंगे, लेकिन एज अ एक्टर आपको तो घर में रिव्यू किया जाता होगा कि आपने कैसी एक्टिंग की, आप डांस कैसा किया। पायल जी कहती होंगी कि ये सही नहीं था। घर में कोई इज्जत नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कर लो। घर वालों के वैसे ही रहता है। अब पता कि पायल जी बिल्कुल एक्सट्रीम है, मैं नॉर्थ हूँ साउथ है, उनका सोचना डिफरेंट रहता है, उनका काम करना डिफरेंट रहता है। और पहले मैं सोचता था ये चीज होनी चाहिए, फिर मैं सोचता हूँ कि भैया जो चीज हमें पसंद है वो चीज उनको भी अपने हिसाब से होना चाहिए। पहले वो बोलते थे तो 2-4 FIR समझाया, फिर मैंने समझाया कि भाई देखो बात क्या है कि पैसा जाता है, एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, तो नेता का मतलब होता नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, तो आपका मेरा कहाँ होगा। तो उस हिसाब से करो, मगर वो एक्सट्रीम है, ऑनेस्ट है, और हम अपोजिट है, इसी कारण से हम इतने साल हो गए साथ में हैं, तो चलता रहता है। अब उनका ना वो जो ठान लेते हैं ना कुछ अलग ही करते हैं। तो पहले तो मैं उनको देख के थोड़ा सा हो जाता है क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब मैं जाता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट उनसे लेता हूँ कि चलो भैया वही चीज कर रही है, और वो जिद्दी बहुत है, ये करना तो वे करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत करो। तो फिर कोई भी मुझे बोलता है, जैसे अब उनको फूड का बिजनेस स्टार्ट करना था, क्लाउड किचन स्टार्ट करना था, वो सेक्रेटरी चेयरमैन आए कि संग्राम जी ये सब। मैंने कहा भैया आप उनसे बात करो, वो आपसे बात करें, मैं तो 3-4 दिन के लिए आता हूँ। तो वो अलग है, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब कुछ जैसे मैंने अभी मेरी फिल्म आ रही है, फर्स्ट लुक आया, वो हालांकि डाला नहीं, अभी डालेंगे वो। सुन देखा, दिस शुड बी चेंज, दिस शुड बी लाइक दिस शुड बी दिस। मैंने कहा बात तो सही है, मैंने कहा ठीक है, अब हाँ करके छोड़ देते। नहीं, वो एक्सपर्ट कमेंट एज अ वाइफ और एज अ एक्टर भी आता होगा ना। देखो पहले एक्टिंग में बताऊं, पहले मुझे भी पता था एक्टिंग क्या है, एक्टिंग क्या मतलब होता है, एक्टिंग नहीं करना। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। अगर मैं आपकी जिंदगी जी रहा हूं तो वो एक्टिंग है, वो उसमें एक्टिंग करनी पड़ेगी, ये तो नॉर्मल है। तो ये सब रहता था, ये सब रहता है, और अभी तो सीख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, लाइफ भी वही है, करते रहो। अब मैं जानता हूं जब भी मैं कोई भी चीजें काम करते हैं तो 10 आदमी आपके लिए गलत भी बोलते हैं, आपके दोस्त इवन जो आपके साथ कुलीग है वही आपकी टांग खींचते हैं, कई नॉर्मली बोलते हैं। तो अब यूज टू है, मैं तो एक स्माइल करता हूँ, हंसता हूँ और मैं आगे चला जाता हूँ। पायल जी किसी ने कुछ बोल दिया तो पायल जी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि भाई हिम्मत कैसे उन्होंने बोल दिया, समझ रहे हो ना। तो हम सब अलग है। पायल जी किसी ने कुछ बोल दिया, आप उनको एक उंगली दिखा, वो आपको पूरा हाथ दिखाएंगे, तो मैं समझ रहे हो, तो नेचर अलग है। तो मैंने कहा चलो भैया वो उनका प्रोसेस है, ये मेरा प्रोसेस है। निजी जिंदगी में रेसलर आप हैं, लेकिन एक्चुअली फाइटर वो हैं। वो तो भैया स्ट्रॉन्ग फाइटर हैं। तो कुछ भी बात होती है, कोई भी चीज होती है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो इस तरह से हम पूरा देखते हैं, चूंकि बाहर से तमाम चीजें होती हैं। आपने FIR की भी बात की, आपने ये बताया कि नहीं वो किस तरह से सोचती हैं,
लेकिन जब आप एक साथ होते हैं तो मतलब अमूमन हम, जैसे मैं अपनी बात करूं कि उतनी नहीं चलती, तो आपकी कितनी चलती है, आपके कितने फैसले होते हैं, या आप भी बड़े मुद्दे हल करते हैं कि अच्छा यूक्रेन रशिया वार बंद होना चाहिए, ये आप करते हैं, बाकी वो तो क्या होता है कि वो हर जो काम होता है उसकी बहुत डिटेलिंग करते हैं, डिटेल में जाते हैं, और मैं किसी काम में डिटेल में जाता ही नहीं, समझ रहे ना। तो वो हर काम के उसमें घुसते हैं, मैं किसी काम के उसमें घुसता नहीं। बाकी क्या है कि मैं देखता हूँ कि बाहर क्या चीजें हो रही हैं, क्या चल रही है, क्या कुछ है, ठीक है। बाकी वो जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो सोल्व कर लेते हैं। जब वो सोल्व नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, फिर मैं आके बात कर लेता हूँ कि भैया क्या चीजें हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत पता क्या होता है कि रोमा जी भी सॉरी कि जब शादी हो जाती है ना, तो फिर एक परमानेंट ऐसा हो जाता है कि भैया वो अपने बच्चे को ना सुधार के अपनी सास के बच्चे सुधारने में लगे रहते हैं, तो फिर वो मामला तो नहीं रहता है। बहुत सही शिक्षक था। अब इससे आगे जवाब नहीं हो सकता। सही कहा आपने, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और देखिए, मैं यहाँ फैन से भी कहना चाहता हूँ कि प्रो रेसलिंग में एक बार फिर संग्राम होगा, क्योंकि संग्राम लौट आए हैं मैट पर और अपने पुराने अंदाज में। अब वो अखाड़ा तो नहीं होगा और मिट्टी तो नहीं होगी, लेकिन सरगर्मियां वही होंगी, रोमांच वही होगा, और हम फिर एक बार देखेंगे हमारे संग्राम जीतते हुए। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में जाट का सिक्का, जब चलता है तो दुनिया सलाम। उम्मीद करेंगे कि संग्राम, आपने जिस तरह से अभी तक भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है, तिरंगे का मान रखा है, फहराया है, उसी तरह से आगे भी करते रहे। इस टूर्नामेंट में भी आपका जलवा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।